सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे और कल हमने उसका सामान्य परिचय देखा था। और उसके बाद यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 1924 में सर जॉन मार्शल ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था लंदन वीकली के माध्यम से जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद और बातें देखी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। इसका मतलब होता है कि इतिहास को हम काल क्रम के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और काल क्रम के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, और एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेखन सामग्री नहीं थी या उसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और लिखित रूप में कोई भी साक्ष्य हमें उससे कोई संबंधित मिलता नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें लेखन कला का तो विकास हो गया था, लेकिन उसमें लिखा क्या गया था उसे मनुष्य आज तक भली भांति तौर पे ना तो पढ़ पाया और ना ही उसे समझ पाया, तो उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी जिसको हमने बस्ट्रोफेदम लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि जो कहा है या कोई उसको अलग नामों से पुकारता है, तो सिंधु घाटी की लिपि को आज तक जो आधुनिक मानव उसे पढ़ और समझ पूरी तरीके से नहीं पाए। इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। उसके बाद में 1924 में लंदन वीकली में जॉन मार्शल ने इसको पूरे विश्व के सामने रखा था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल और विस्तार के बारे में बात करें तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। पहली बात तो ये, इसका आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार प्रकार का। इसके निर्माता कौन है? द्रविड़ लोग। भारत के वर्तमान में जो दक्षिण भारत में रहने वाले जो द्रविड़ लोग हैं वो इस सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और द्रविड़ लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता सबसे पहले राखादास बनर्जी ने बताया था। इस बात को भी ध्यान रखिए। इसके बाद इसका आकार त्रिभुजाकार हो गया और इसका क्षेत्रफल और विस्तार किस प्रकार का है तो ध्यान रखिए, क्षेत्रफल में 2 तथ्य सामने आते हैं। एक आता है जो पहले चल रहा था और एक जो वर्तमान में 2021-22 में जो है। पहले जो था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में जो पुराने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। इसके बाद बात की जाए वर्तमान के जो नए आंकड़े उनके हिसाब से इसका क्षेत्रफल लगभग क्या हो गया? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो विस्तार में ये जो दिखाई दे रहा है 1600 और 1400 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम तक इसका जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो विस्तार है वो कितना है? 1400 किलोमीटर। अब आप ये थोड़ा जरा सोच के देखिए कि यदि 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ये आंकड़ा 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया तो निश्चित सी बात है यहाँ भी कोई ना कोई फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन इसके आंकड़े अभी तक स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, ना ही अभी तक ये कोई सामने आई है। फिर भी हम ये बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम जो स्थल था वो कौन था? मांडा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है उसका नाम क्या है? मांडा। और ये मांडा किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। और जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इसको 2 भागों में बांट दिया गया और वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। इस बात को ध्यान रखिए। पहले 7 थे, फिर 9 हुई और वर्तमान में कितने हैं? 8 है। और ये किस नदी के किनारे, यानी कि मांडा की जो अवस्थिति थी वो किस नदी के किनारे थी? चिनाब के किनारे। उसके बाद अब ये चिनाब का उद्गम आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश होते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से चिनाब का उदय होता है और चिनाब का जो पुराना नाम है या भारतीय जो नाम है वो क्या है? वो क्या है? चंद्रभागा। यानी कि चंद्र और भागा 2 जलधाराएं मिलकर जिस नदी का निर्माण करती है उसे कहते हैं चंद्रभागा। इसको चिनाब नदी भी कहते हैं। इसके बाद बात की जाए दक्षिणतम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है उसका नाम है दाइमाबाद या दईमाबाद भी इसको बोलते हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इस दईमाबाद की जो अवस्थिति थी वो किस नदी के किनारे थी?
परवरा नदी के किनारे। अब इस बात को ध्यान रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुल मिला के जो खूब जिनका विकास हुआ था वो स्थल लगभग कहाँ पे थे, नदियों के किनारे बसे थे। उसके बाद बात करें आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी दिशा में जो स्थित जो क्षेत्र था वो था आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, इस बात को ध्यान रखें। और ये जिस नदी पर स्थित था उस नदी का नाम था हिंडन नदी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल का नाम है सुतक गेंडोर। सुतक गेंडोर ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और सामान्य जानकारी थी। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि लगभग वर्तमान में लगभग इसके 1500 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 1500 स्थलों का पता वर्तमान तक लगाया जा चुका है, इस बात को ध्यान रखिए। और इनमें सबसे ज्यादा जो स्थल है भारत में, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान में, और सबसे कम जो स्थल है वो कहाँ पर आते हैं, आपके अफगानिस्तान में आते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और अफगानिस्तान में केवल कितने, 2। अब ये भारत और पाकिस्तान के आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा अभी अस्पष्टता है। कैसे कि प्राचीन पहले जो आंकड़े थे वो तो थे 917 भारत के और 481 कहाँ के थे, पाकिस्तान के। अब इनको मिलाए तो ये बनता है 1400। लेकिन हालिया जो शोध हुई 2018, 19, 20, 21 में, उनके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 960 से ज्यादा स्थल है वो भारत में है। 960 से ज्यादा स्थल कहाँ पर पड़ते हैं, भारत में। और लगभग 493 के आसपास स्थल है पाकिस्तान में, और 2 कहाँ पड़ते हैं, अफगानिस्तान में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्षेत्रफल और विस्तार के बारे में चर्चा थी। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और कालक्रम के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इतिहास में कालक्रम का विवाद हमेशा रहता है। इतिहास की बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो या तो अस्पष्ट होते हैं, या जटिल होते हैं, या अनसुलझे होते हैं, या उनके ऊपर शोध वर्तमान में चल रही होती है और उनके आंकड़े अभी तक आने बाकी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो जटिल होती है इतिहास में। तो इतिहास में कई सारे इतिहासकार किसी तथ्य को सही बताते हैं, किसी को गलत बताते हैं, किसी कालक्रम के बारे में किसी विद्वान इतिहासकार का मत अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो उत्पत्ति के बारे में भी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग इतिहासकार और विद्वानों के अलग अलग मत है। और कालक्रम के बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है, इस बात को हमें पहले जान लेना चाहिए। फिर भी जो मुख्य इतिहासकार और विद्वान थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़े जो इतिहासकार थे उनके मतों के बारे में चर्चा करें, वो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे जॉन मार्शल की, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले जॉन मार्शल ही वह इतिहासकार और विद्वान थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारण करने का प्रयास किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था उन्होंने बताया था 3250 से 2750 ईसा पूर्व के आसपास के कालक्रम को उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया था। किसने बताया था? जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल क्या कहता है? जॉन मार्शल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कोई और नहीं थे, किसी बाहरी विदेश से नहीं आए थे, वो भारत के लोग ही थे। यानी इन्होंने माना है कि भारत के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। ऐसा किसका मानना है? जॉन मार्शल का मानना था। और जॉन मार्शल ही 1904 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के क्या बने थे? निदेशक बने थे। इस बात को ध्यान रखिए। और एक बात और, जॉन मार्शल के कार्यकाल में ही सबसे पहले ASI यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने 1904 के स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत काम करना प्रारंभ किया था। इस बात को भी ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करते हैं मोर्टिमर व्हीलर की। अब ये मोर्टिमर व्हीलर वो विद्वान थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की घटनाओं को लिखने का काम किया था। मोर्टिमर व्हीलर ने इसकी उत्पत्ति के बारे में तो ये माना था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता का क्या हुआ था? परवर्जन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भारत के लोगों ने न करके इस सभ्यता का जो परवर्जन, इसका जो आगमन था वहां से हुआ था। कहां से? पश्चिमी एशिया से मानते हैं। इसके बाद बात करें इसकी कालक्रम के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का कालक्रम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। किसका माना था? मोर्टिमर व्हीलर का। उसके बाद बात करें
डीपी अग्रवाल की। तो डीपी अग्रवाल का जो काल क्रम संबंधी जो अनुमान जो मत था वो लगभग सटीक था। इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक थी, यानी कि इसका जो परिपक्व काल था, जो विकसित काल था, वो कब तक था? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद बात आती है राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किनको मानते हैं? द्रविड़ लोगों को मानते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये द्रविड़ लोगों का कंसेप्ट क्या है? द्रविड़ लोग प्राचीन काल के भारत में उत्तरी भारत के निवासी माने जाते थे कुछ इतिहासकारों के अनुसार, और वर्तमान में कहाँ के? दक्षिण की। इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं सीजे गेड की बात करें तो सीजे गेड ने भी 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल परिपक्व हड़प्पा यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका काल माना है। उसके बाद बात करें हाइने गेल्दनर महोदय की। हाइने गेल्दनर महोदय वो इतिहासकार और विद्वान है जिनका मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसी ने नहीं किया था, इसका तो यकी अचानक उत्पन्न होगी और ये सभ्यता बन गई। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद रफीक मुगल की। तो मोहम्मद रफीक मुगल का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था, जो इसकी उत्पत्ति थी, वो कहाँ से हुई है? हड़प्पा से। यानी कि ये पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को ये थोड़ा अलग दिखाने के लिए इस प्रकार का मत दिया कि हड़प्पा से सभ्यता की उन्नति या इनका विकास उत्पत्ति हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए। अब सबसे जो सर्वमान्य चीज है, सबसे जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, वो है कार्बन 14 पद्धति, यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति। और कार्बन डेटिंग पद्धति कालक्रम को मापने की या कालक्रम निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रणाली है। और इस प्रणाली के हिसाब से 2350 से 1750 ईसा पूर्व का जो काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। इस बात को ध्यान रखिए। और इसके लास्ट में आता है अमलानंद घोष। और ये अमलानंद घोष सोथी संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानते हैं। और सोथी संस्कृति को अधिकांश इतिहासकार कालीबंगा प्रथम के नाम से भी इसको बुलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और कालक्रम से संबंधित तथ्य थे। एक और बात बताई तो रोमिला थापर भी काफी मशहूर नाम है। रोमिला थापर का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का के जो निर्माता थे वो ईरानी और बलूची जो लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे ईरानी बलूची संस्कृति के, उन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था, ऐसा रोमिला थापर का मानना था। और भी कई सारे नाम है, जैसे जेएम कजाल महोदय आमरी सभ्यता से इसका जो उद्गम मानते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और कालक्रम के बारे में जो मुख्य तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा रॉबर्ट एच ब्रूसविंग महोदय भी वो 3 स्टेपों में इसकी बात करती है, आरंभिक हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल, पतनोन्मुख हड़प्पा काल। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति और कालक्रम के बारे में वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, जो संक्षेप में है।